हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन की सीरीज दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस पूरी सीरीज में हम एमसीक्यू फॉर्मेट में अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट लास्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब पर दोस्तों हमें इस पूरी सीरीज में उन सभी प्रश्नों का मंथन करना है, उन सभी प्रश्नों को देखना है जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, अर्थात कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इनकी क्वांटिटी कम ना रहे, है ना, और कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो एग्जाम में आए और या सीरीज में देखने को ना मिले। इसी के लिए मैंने क्वेश्चनों की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा करके और 250 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कर दिए हैं। कम से कम इस पूरी सीरीज में लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर के जितने भी लेक्चर इसमें हो सकते हैं सभी सीरीज के माध्यम से हम कम से कम 250 प्रश्नों पर अध्ययन करने वाले हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अहम बात यह है कि जितने भी मैं लेक्चर लेकर के आऊंगा उन सभी लेक्चरों में टॉपिक वाइज लेक्चर होने जाएंगे आपके टॉपिक वाइज। जैसे कि आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है पर्यावरण अध्ययन का, एनवायरमेंटल स्टडी का, दोस्तों आज के सेशन में हम पर्यावरण की प्रकृति, विषय क्षेत्र, महत्व और पर्यावरण के घटक, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हो सकते हैं इन दोनों टॉपिकों से रिलेटेड, या कहें कि इस टॉपिक, देखिए, पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण की प्रकृति, पर्यावरण का विषय क्षेत्र, महत्व या पर्यावरण के विभिन्न घटक, तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हो सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकृति में उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये क्लासेस डेली आज से 9 PM पर ही होगी, रात में 9 बजे ही होगी आज की ही तरह। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले सभी दोस्त जान ले, जो भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार हमारी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, हमें पहली बार फॉलो कर रहे हैं, उनको बता दूं कि बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय पूरे विस्तार पूर्वक हम दोस्तों आपके लिए इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर जो है हम प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा चुके हैं आप लोगों के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप पूरे सब्जेक्ट को, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, है ना, और अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, चाहते हैं तो आप जाकर के आसानी से इनको देख करके अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। और हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन से उसका नोट्स भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप में से कोई चाहते हैं कि आप जो है सभी लेक्चरों की लिंक और सभी नोट्स की लिंक एक ही जगह पर आपको मिल जाए, तो दोस्तों उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की आवश्यकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करके अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले हमें थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर ले, ताकि आपके हर एक पक्ष पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, हर पक्ष पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये थर्ड नहीं फर्स्ट ईयर है, इसको हम ठीक करवा देंगे, ये फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए और बीसीए के सभी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ये पूरी सीरीज पूरी तरह से उपयोगी होने जा रही है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें हम 3 यूनिट को पढ़ने वाले हैं, 3 इकाई को पढ़ने वाले हैं। यूनिट के अंतर्गत मैं इस प्रकार से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सेशन दूंगा। देखिए, आज का लेक्चर नंबर 1 जो है दोस्तों, ये 2 टॉपिक पर मैं आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट देने जा रहा हूं। ठीक है ना, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 में लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, जहां जहां पर देखिए जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से अधिक प्रश्न लेंगे, और जिस टॉपिक से कम प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक से हम थोड़े कम प्रश्न लेंगे। इस तरह से दोनों या तीनों टॉपिकों को मर्ज करते हुए, या किसी टॉपिक में ऐसा होगा कि काफी क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं तो अकेले टॉपिक पर, जैसे कि अगला जो सेशन होगा हमारा सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप स्टडी कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी कीजिए। देखते चलिए कि हम कौन से लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो आज के सेशन में पर्यावरण की बहुशास्त्रीय प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर भी चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल या जैव मंडल। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके, और इस पूरे सिलेबस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये तीनों यूनिट का मैंने यहां पर दे चुका हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो हम ये सभी टॉपिकों पर यहां पर आपको सीरीज वाइज 1 बाय 1 करके क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं।
आइए तो इस पहले सीरीज के पहले लेक्चर का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, क्या है कि पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन ए, पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है। ऑप्शन बी, पर्यावरण जैव तत्वों का समूह है। या ऑप्शन सी, पर्यावरण अजैव तथा जैव तत्वों का समूह है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रहे, पर्यावरण में दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैविक तत्व भी और अजैविक तत्व भी, ठीक है ना। जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जैविक तत्व वह तत्व होते हैं जिनमें श्वसन क्रिया का संचालन होता है, ठीक है, श्वसन क्रिया होती है। वो जिन तत्वों में श्वसन क्रिया नहीं होती है, जो मृत प्राय होते हैं, उन्हें हम अजैविक तत्व कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सा, ठीक है ना। तो पर्यावरण में अजैव और जैव तत्व दोनों ही पाए जाते हैं, अर्थात कि इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो रहा है, उपर्युक्त सभी। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पर्यावरण शब्द किस भाषा के एनविरोनर शब्द से बना है। कहने का अर्थ यह प्रश्न का कि जो एनविरोनर है ये किस भाषा का शब्द है जिससे पर्यावरण की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए में अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी लैटिन या जर्मन। कौन सी भाषा का शब्द है एनविरोनर। तो ध्यान रहे दोस्तों, एनविरोनर जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा, फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सृष्टि संबंधित तत्व, सृष्टि संबंधित तत्व को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे। सृष्टि संबंधित तत्व को आप कौन से पर्यावरण में सम्मिलित या शामिल करेंगे। ऑप्शन ए बोलता है भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी जैविक पर्यावरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पर्यावरण और उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर पर पहुंचे उससे पहले आप इस पर्यावरण के विभिन्न तत्वों को या पर्यावरण के बारे में समझ लें। भौतिक तत्व, जैविक तत्व, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जैविक तत्व में सभी जीव जंतु पाए जाएंगे। भौतिक तत्व में जैसे नदियां हैं, पहाड़ पर्वत है, जमीन है ना, ये सब आपके भौतिक पर्यावरण में आ जाएगा। उसी प्रकार से सांस्कृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जिसे मानव ने खुद निर्मित किया है। जैसे कि ये एक स्टूडियो जहां से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो यहां पर आपकी क्लास लेने से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये सुविधाएं कहां से अवेलेबल हुई है, ये हमने स्वयं की है। तो हमारे द्वारा ये एक एनवायरनमेंट बनाया गया, तो इस एनवायरनमेंट को हम कहेंगे सांस्कृतिक एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो कल्चरल एनवायरनमेंट मतलब कि सांस्कृतिक पर्यावरण। क्लियर है। तो ये तीन अलग अलग पर्यावरण होते हैं। तो यहां पर सृष्टि संबंधित तत्व की अगर हम बात करें तो सृष्टि संबंधित तत्वों को दोस्तों हम भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखेंगे। किसमें, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है। पर्यावरण में बताना है कि कौन सा तत्व शामिल है, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक या सभी। तो मैंने अभी अभी बताया, देखिए पर्यावरण में भौतिक तत्व भी है क्योंकि भौतिक पर्यावरण भी होता है, जैविक पर्यावरण भी होता है और सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है। तो अर्थात ये कि हमारे पर्यावरण में भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तीनों ही प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन द हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है। पूछा गया है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पर्यावरण का घटक कौन कौन से हैं, भूमि, जल एवं वायु और जैविक प्राणी। तो अब यहां पर आपको घटक का मतलब यह हुआ कि इनमें पर्यावरण के हिस्से कौन कौन है। क्या भूमि पर्यावरण का ही एक अंग है। तो एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली यस। वो ऑप्शन बी है जल एवं वायु, तो जल और वायु भी तो पर्यावरण के ही भाग है, ठीक है। वो जैविक प्राणी, तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आ, बा और सा तीनों ही जो घटक हैं ये पर्यावरण के घटक हैं। इसलिए ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आ, बा और सा तीनों ही पर्यावरण के घटक हैं। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। वातावरण की विशेषता है कि वह, वातावरण की विशेषता है कि वह, ध्यान से सुनिएगा इसको, सदैव अपरिवर्तित रहता है। क्या हमारा वातावरण
अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन आ क्या कहता है कि सदैव अपरिवर्तित रहना हमारे वातावरण की विशेषता है। क्या हमारा वातावरण, हमारा प्राकृतिक वातावरण जो है, क्या कभी बदलता नहीं है या फिर बदलता है ना? एक तो ये हो गया। ऑप्शन बी कहता है कि परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शन बी ये कह रहा है कि हमारा वातावरण परिवर्तित होता रहता है, अर्थात कि बदलता रहता है, समय के अनुसार बदलता रहता है। और ऑप्शन सा कहता है कि लंबे समय तक समान रहता है, मतलब बहुत लंबे समय तक एक जैसा रहता है, फिर बदल जाता है तो फिर लंबे समय तक उसी प्रकार का रहेगा, और फिर लंबे समय बाद फिर बदलेगा तो लंबे समय तक फिर। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो समय के अनुसार बार बार बदलता रहता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, ठीक है ना। जो ऋतु परिवर्तित होती है वो क्या है? वातावरण के परिवर्तन होने का ही परिणाम है। क्लियर? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंग के बारे में पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा यह जा रहा है स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। पूछा यह गया है कि आपके प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक पर्यावरण का अंग कौन कौन है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का अंग या कहें कि आपके पर्यावरण का जो अंग है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, तीनों ही आपके पर्यावरण के अंग है। स्थल मंडल पृथ्वी, ठीक है, जलमंडल समुद्र और वायुमंडल, ठीक है ना। तो ये तीनों ही हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। सही है ना। चलिए अगला दोस्तों, समझ तो आ रहा है ना। और ये सीरीज में देखिए ध्यान रहे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। मैं पहले ही बहुत कम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत कम क्वेश्चन दे रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, और इतने कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। जहां डिफिकल्टीज आएगी ना, मैं समझाते हुए चलूंगा ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन भी याद हो जाए और उसका आंसर भी याद हो जाए, और अन्य जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शनों के बारे में भी हम बात करते चलेंगे ताकि आपसे कुछ भी ना छूटे, ठीक है ना। तो अनावश्यक रूप से ज्यादा समय भी नहीं लगता है आपका वस्तु एमसीक्यू क्लासेस में, और अधिकतम क्वेश्चन और अधिकतम टॉपिक भी आपके जल्दी कवर हो जाते हैं। लगभग 7-8 से मतलब कि लगभग 10 क्वेश्चन 10 लेक्चरों के अंदर अंदर आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। और जब हम डिटेल क्लासेस पढ़ते हैं ना, तो 10 लेक्चर में तो कुछ भी नहीं होता है, और एक ही लेक्चर कम से कम 1 घंटे का होता है, समझिएगा। तो इतना समय अभी फिलहाल नहीं था, ना आपके पास है और ना हमारे पास है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आने वाले हैं। इसलिए एमसीक्यू फॉर्मेट में, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं जैसे फाउंडेशन कोर्स में, तो वहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ लीजिए। बाकी जो अन्य सब्जेक्ट है उन्हें आप डिटेल से पढ़ लीजिए, ताकि क्योंकि वहां पर डिटेल में आपसे सब्जेक्टिव रूप से पूछा जाता है, आपको लिखना होता है वहां पर, तो आप उसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम पढ़ा भी रहे हैं विस्तार से, ठीक है ना। तो फाउंडेशन में आपको एमसीक्यू क्लासेस मिल रही है और बाकी अन्य सब्जेक्ट में आपको डिटेल क्लासेस मिल ही रही है। इसलिए कहता हूं कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। समझ नहीं आ रहा हो, कहीं डाउट जा रहा हो, कुछ और चाहिए आपको दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं ना। लेकिन एक बात मैं आपको और आगे बढ़ने से पहले कहूंगा कि अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अगर आपको क्रम से चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासेस मिल रही है, अगर ये हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है, तो सेशन को यार चलिए शेयर करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन लाइक तो कर दीजिए ना, कि उससे हमें तो पता चलेगा कि आपको सेशन, हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है। हाँ, कितने हेल्पफुल है ये तो हम जानते हैं, आपको स्वीकार्य हो या ना हो, लेकिन हमें पता है कि सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल है। आप देखिए या ना देखिए वो एक अलग बात है, देख लिया फाउंडेशन की टेंशन खत्म, ठीक है ना। चलिए बाकी आपको समझदार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण पर अधिकार है। पर्यावरण पर किसका अधिकार है? मानव का या वनस्पति का या फिर जंतुओं का या समस्त जीवों का? एग्जैक्टली पर्यावरण पर किसी अकेले मानव का अधिकार नहीं है, और ना वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों का है, और ना जीव जंतुओं का, बल्कि समस्त जीवों का पर्यावरण पर अधिकार है। ऑप्शन द इसका सही हो जाएगा। एकदम आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकल आयामी है, बहुआयामी है, संकुचित है या द्विआयामी है? दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो बहुआयामी प्रकृति है।
ठीक है ना। पर्यावरण की प्रकृति या माफ कीजिए पर्यावरण का जो अध्ययन है, अध्ययन की जो प्रकृति है ना बहुआयामी है। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोणों से इसका अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया गया है और अलग अलग दृष्टिकोणों में अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जो हम आगे भी देखने वाले हैं। इसलिए इसको कहेंगे हम कि इसके अध्ययन की जो प्रकृति है वो कैसी है? बहुआयामी प्रकृति है। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? पूछा गया है कि 4 संस्थाओं के नाम आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सी संस्था काम नहीं करती है, मतलब कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। पहली संस्था है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। तो दोस्तों ये तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, ये तो डायरेक्टली पर्यावरण से संबंधित है। दूसरी संस्था भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, तो ये वनस्पति का सर्वेक्षण करने वाली संस्था है, मतलब ये भी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तीसरी है वन्य जीव संस्थान, तो ये वन्य जीवों पर काम करती है, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। तीसरी ऑप्शन दा में कहता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, यह विभाग क्या करता है? जो मैप बनती है ना, नक्शे मैप बनती है, क्षेत्र विशेष की मैप, ठीक है, तो उसका मैप बनाने का काम करता है, मैप बनाने का काम करता है और विभिन्न प्रकार के सर्वे का काम करता है, ठीक है। इसलिए ये विभाग जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है और क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि पर्यावरण से संबंधित कौन सा विभाग नहीं है, तो ऑप्शन द नहीं है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन द हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है, क्या कहा गया है? पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, यह कथन था। क्या है ये कथन? पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसने दी थी? जे.एस. रोस ने दी, क्लार्क ने, या ए.जी. हंसले ने, या गाउडी ने। तो दोस्तों यह परिभाषा जो है जे.एस. रोस साहब ने दी थी कि पर्यावरण जो है एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है ना, ध्यान से याद रहे नाम, रोस, रास नहीं, ये रोस है। क्या है? रोस, ठीक है, रोस, जे.एस. रोस। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ, ये जो जे.एस. रोस है दोस्तों, ये इनका पूरा नाम है रॉबर्ट जे.एस. रोस और ये अमेरिका के समाजशास्त्री, याद रहे अमेरिका के समाजशास्त्री है ना, पर्यावरणविदों समाजशास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती किससे है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ किससे है? शाब्दिक अर्थ तो निकटवर्ती दशाओं से है, निकटवर्ती दशाओं से। भाई पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास की जो दशाएं हैं, हमारी आसपास की जो परिस्थितियां हैं, है ना, उसी को तो हम शाब्दिक रूप से पर्यावरण कहते हैं ना। तो पर्यावरण का शाब्दिक जो अर्थ है हमारे निकटवर्ती जो वातावरण है, जो दशाएं हैं, उनसे संबंधित है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अच्छा पर्यावरण हमें देता है, क्या देता है? अच्छा पर्यावरण हमें क्या देता है? अच्छा जीवन, नई स्थिति, नए विषय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्टली एक अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो हमें जीवन भी अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसकी सीमाएं अनेक दशाओं को, जीवन को, विषयों को, इनमें से कोई नहीं को स्पर्श करती है। तो पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसकी सीमाएं अनेक दशाओं को स्पर्श करती है, अनेक दशाओं को स्पर्श करती है। ठीक है ना, दशाओं को ये विषय लग गया दोस्तों, ये दशा है, ठीक है ना, या विषय भी हो सकता है, विषय भी हो जाएगा। देखिए यहां पर ना ऐसे कंफ्यूजन वाले ऑप्शन बेसिकली एग्जाम में नहीं मिलेंगे आप लोगों को, आप निश्चिंत रहे। यहां पर दोनों देखिए, विभिन्न दशाओं से संबंधित पर्यावरण का जो अध्ययन है, विभिन्न दशाओं से संबंधित उसका अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो विभिन्न दशाओं से संबंधित अध्ययन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन ए नहीं होगा आपके ऑप्शनों में, ठीक है ना, तो मतलब दशा वाला ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर निश्चित रूप से आप विषयों वाले ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका विषयों वाला रहेगा। इनमें से दोनों ही आप कर सकते हैं। ऐसा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी देखे जा सकते हैं। तो इस केस में अगर आप ऑप्शन ए भी लगा देंगे तो भी आपका आंसर राइट होगा, और ऑप्शन सा भी लगा देंगे तो भी आपका ऑप्शन राइट होगा, है ना। इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं?
पूछा गया कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, भौतिक, अजैविक, जैविक, उपरोक्त सभी, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। इसके ना तीनों घटक होंगे, जैविक, अजैविक और भौतिक, ठीक है ना, इसलिए इसका राइट ऑप्शन द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, पृथ्वी के ठोस घटक को क्या कहते हैं। हाँ, घटक की तो बात हो गई थी, लेकिन ठोस घटक कौन सा है, स्थल मंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है या क्षोभ मंडल है। ठोस घटक, पृथ्वी माफ कीजिएगा, पृथ्वी के ठोस घटक को, पृथ्वी का जो ठोस घटक है, पृथ्वी का ठोस घटक कौन सा होगा, या वायुमंडल का, पर्यावरण का ठोस घटक कौन सा होगा, स्थल मंडल होगा, जल मंडल होगा, वायुमंडल होगा या क्षोभ मंडल होगा। तो एग्जैक्टली जो स्थल मंडल है वह ठोस घटक होगा, क्योंकि जल मंडल जो है वो द्रव्य घटक है, और वायुमंडल और क्षोभ मंडल जो है दोस्तों ये गैसीय घटक है ना, गैसीय घटक है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल क्या होता है, वायुमंडल तो आप समझते हैं, क्षोभ मंडल क्या होता है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, धूलकण विद्यमान होते हैं, उस परत को, सबसे निचली परत को, जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं, उसे ही हम क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, स्थल मंडल सबसे ठोस है। चलिए, प्रश्न नंबर 17 है, पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल विस्तारित है। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन देखी जा सकती है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी से अगर हम एग्जैक्टली वातावरण की, वायुमंडल की अगर बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो वो एग्जैक्टली 1000 किलोमीटर, माफ कीजिएगा लगभग, एग्जैक्टली नहीं लगभग, किसी ने इंस्टीट्यूट से जाकर नहीं नापा है, तो लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में पाई जाती है, पृथ्वी से वायुमंडल की। ये कहे कि पृथ्वी से वायुमंडल कितना, कहां तक फैला हुआ, तो 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है। तो आप जो है 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, मानव पर्यावरण की उपज है। क्या कहा गया, मानव जो है पर्यावरण की उपज है, मानव प्रकृति का दास है, यह कौन सा उपागम या कहे कि कौन सा दृष्टिकोण कहता है। 4 दृष्टिकोण यहां पर देखिए, साम्यवादी दृष्टिकोण, संभववादी दृष्टिकोण, निश्चयवादी और पारिस्थितिकी। साम्यवादी दृष्टिकोण में तो आप जानते हैं ना, साम्यवादी दृष्टिकोण क्या बोलता है कि वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है। किसकी, वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है, मतलब ऐसे समाज की कल्पना करता है साम्यवादी दृष्टिकोण जिसमें समाज के कोई वर्ग ना हो, ना कोई उच्च वर्ग हो, ना कोई निचला वर्ग हो, और ऐसी परिस्थिति आए तो उन वर्गों को समाप्त कर दिया जाए। वहीं उसी प्रकार से जो संभववादी दृष्टिकोण है, संभववादी दृष्टिकोण में कहा गया है कि मानव जो है ना अपनी प्राकृतिक रूप से वो स्वतंत्र है, मतलब पर्यावरण से वो स्वतंत्र है, पर्यावरण पर मानव पर्यावरण का दास नहीं है, ठीक है। अपनी स्वतंत्र होने के कारण अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो पर्यावरण की जिस प्रकार की स्थिति को चाहे उसको स्वीकार कर सकता है। तो ये बात तो संभववादी दृष्टिकोण तो कहता है कि पर्यावरण, मानव जो है पर्यावरण का दास नहीं है, बल्कि पर्यावरण मानव का दास है, ठीक है। लेकिन निश्चयवादी दृष्टिकोण ही वह दृष्टिकोण है जो ये कहता है कि पर्यावरण मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण के बिना मानव 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि जो मानव है वह पर्यावरण की उपज है, ना कि पर्यावरण मानव की उपज है। इसीलिए कहा गया है कि मानव किसका दास है, प्रकृति का दास है। किस उपगम में, निश्चयवादी उपगम में यह बात कही गई है, ऑप्शन सा इसका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से हमने आज की इस सीरीज में 19 क्वेश्चनों को दोस्तों डिस्कस किया है, जो कि हमारे दोनों ही टॉपिकों से रिलेटेड थे, मतलब सिलेबस के अनुसार दोनों टॉपिक, ठीक है ना। इसमें हमने विषय की बात की है, इसमें हमने क्षेत्र की बात की है, महत्व की बात की है, और साथ ही साथ हमने पर्यावरण के घटकों पर भी चर्चा की है। तो इन सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हो सकते थे उनको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगले सेशन में, अगले लेक्चर में, मतलब कल ठीक रात में 9 बजे ही हम फिर से 2 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। एक होगा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होगा सतत विकास की अवधारणा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टॉपिक हम कल के सेशन में फ्री करेंगे, निपटाएंगे। क्लियर है। तो इसी तरह से दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर हमारी क्लासेस चलती रहेगी। बस आवश्यकता है आप लोगों के इंटरेस्ट लेने की, रुचि लेने की। अगर आप लोगों की रुचि बनी रही तो निश्चित रूप से आज स्टार्ट कर रहे हैं
अंतिम तक दोस्तों, जब तक ये खत्म नहीं, कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक हम इस सीरीज को बंद नहीं करेंगे। लेकिन जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों की रुचि की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।